वास्तव में जिनके बारे में हम तो बचपन से सुनते थे, कभी मन बहुत होता था कि कभी डॉक्टर साहब से मिलेंगे, कभी बात करेंगे। उम्र बढ़ी, कुदरत ने मौका दिया कि इनके साथ बात भी किया, और जब बात किया तो बहुत कुछ समझ भी थी। आज ऐसे शख्सियत इसलिए मुझे गर्व हो रहा है कि जिस मंच पर हम हैं, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब अंसारी साहब हैं, और जब इनसे बात किया तो इनका जो दर्द है, जो इनका तकलीफ है, वो समझ में आया। और शायद मुस्लिम समाज के अंदर कितना तकलीफ है वो अभी मैं इनसे मिलकर ही समझ पाया। बहुत लोगों से मिला, लेकिन जितनी संवेदना के साथ और जितनी जिम्मेदारी के साथ आपने वो बात बताई और इनका तकलीफ समझा, तो हम तो हिंदूवादी व्यवस्था में दलित हैं, और वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुस्लिम समाज में, वहाँ भी बहुत असमानता है, वहाँ भी बहुत गरीबी है, बहुत लाचारी है, बहुत उपेक्षा है। तो ये जो दर्द समझा, तो मैंने कहा कि सर, बुजुर्गों ने कहा कि दुखिया दुखिया भाई भाई, वहाँ आपका तकलीफ है, यहाँ हमारा तकलीफ है। दुखिया दुखिया भाई भाई जब हम एक साथ होंगे तभी कहीं न कहीं हम उससे बाहर आ पाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये संकल्प लिया, फैसला लिया कि डॉक्टर अयूब साहब के अगुवाई में ही मुझे काम करना पड़ेगा, इनका दर्द समझा। और ये हमारा न्योता, हमारा आमंत्रण आपने स्वीकार किया। हम आपके आभारी हैं कि आपने इतना हम लोगों को समय दिया। आज सुबह 11 बजे से ये सभा चल रही है और 4 साढ़े 4 बजने जा रहा है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कोई जाने का नाम नहीं ले रहा। इन्हें लग रहा है कि और भी कुछ मंच की तरफ से आएगा, और भी कुछ मंच की तरफ से आएगा। तो आपने हम लोगों के आग्रह पे समय दिया, आप हमारा मार्गदर्शन किए, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे संजीदा दिन के जो हम लोगों के आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब का जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करें, सम्मान करें इस चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती पर। अभी आपके आने के पहले हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनस साहब जब यहाँ पर अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो उन्होंने जो बात कही, चौरी चौरा ऐतिहासिक स्थली है और देश में चौरी चौरा को जाना जाता है क्रांति का आलोक जगाने के लिए, और देश की दिशा बदलने के लिए चौरी चौरा को जाना जाता है। लेकिन जब वो पहली क्रांति चौरी चौरा से हो रही, मुस्लिम अधिकार सम्मेलन हो रहा, जब वो पहली क्रांति चौरी चौरा से हुई, तो देखिए अजीब संयोग है और बड़ा संयोग है कि नेतृत्व करने वाले इसी डुमरी जहां हम बैठे हैं, यही डुमरी है, और एक दलित है, एक मुसलमान है, वही नेतृत्व कर रहे थे। और यही वो गांव है, इस गांव से निकले लोग और देश में क्रांति लाके देश की दिशा बदल दिए थे। ये दलित मुसलमान इसी धरती पर आ गए, ये पैगाम है। मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं, ये सब लोग बैठे मेरे गार्जियन है, मोहम्मद अयूब यूनुस साहब है, इधर राजा रमन तिवारी दीदी साहब है, इधर बड़े भाई फेकू प्रसाद स्वरूप जी, यहाँ बहुत सारे हमारे सम्मानित लोग मंच पर बैठे। मैं नाम किस करूँ, मैं सबको जानता हूँ और सबके सामने मैं खड़ा रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि चौरी चौरा जो विधानसभा है, जो तहसील है, ये मेरी जन्मभूमि है और मैं मेरी कर्मभूमि बनी 5 गाँव विधानसभा, मैं जहाँ से अभी विधानसभा का चुनाव हुआ। तो मेरे लिए तो बड़ी बात है, मंच पे इतने सारे लोग बैठे हैं। तो डॉक्टर राज निरंजन जी ने जो बात कही, संजोग है, ये मोहब्बत का पैगाम और ये अधिकारों की लड़ाई है। 1-2 दिन पहले एक मुस्लिम समाज के जिम्मेदार व्यक्ति ने हमको फोन किया और बहुत भावुक नजरिए से हमसे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे, निराला जी, मैं आपको दिल से आभार आपको व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। अन्य और शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत प्रशंसक बन गया हूँ, मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। तो मैंने कहा, आपके इस सम्मान के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन क्यों? तो उन्होंने कहा कि निराला जी, अब जो देश के हालात, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, मुस्लिम समाज का कोई नाम नहीं लेना चाह रहा है, और आपने डंके के जोर पे कह दिया
कि दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन करने का आप लोगों ने जो ऐलान किया है, इससे दोनों समाज का जो भाईचारा है वो बढ़ेगा। इस पैगाम को जो आपने किया है, इसलिए हम लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो मुझे भी ये बात सुकून मिली कि चलो हम तो जो काम कर रहे हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं, समाज उसका नोटिस ले रहा है। और बहुत सारे पत्रकार साथियों ने भी हमसे कई दिन से लगातार सवाल कर रहे हैं। मैं लगातार इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कई दिन से लगातार पत्रकार साथी बोल रहे हैं कि निराला जी दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन, अधिकार की आप बात कर रहे हैं, आजादी के 75 साल बीत चुके हैं और अभी भी आप अधिकार की बात कर रहे हैं। सरकार तो कह रही सबका साथ सबका विकास और आप अधिकार की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये बात है कि आज हम अधिकार की बात कर रहे हैं। आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, आज भी हमें अधिकार की बात करने की जरूरत क्यों पड़ गई? जरा बात समझिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो तब कहा था जब वो संविधान जिस देश को लिख करके सौंप रहे थे, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देखो, हम संविधान लिख करके सौंप जरूर रहे हैं, लेकिन किसी भी देश का संविधान चाहे जितना अच्छा बना दिया जाए, अगर लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी खराब घोषित हो जाएगा। और आज भारत के अंदर यही हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा वो पूरी दुनिया के संविधानों का निचोड़ है और पूरी दुनिया के संविधानों से बेहतर संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि लागू करने की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में आया, उन्होंने ईमानदारी से हमको हमारा अधिकार नहीं दिया, हमको हमारा हक नहीं दिया, इसलिए आज हमको अपने अधिकार की बात करनी पड़ रही है। वोट के मामले में वोट का अधिकार मिला। बाबा साहब ने कहा कि जो संविधान में आपको हम अधिकार दे रहे हैं, कई अधिकार तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कई अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और आज हम वही कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया संविधान के माध्यम से। वोट का अधिकार तो हमें मिल गया, आसानी से मिल गया। बाबा साहब का संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन बाबा साहब का संघर्ष और दबाव था कि वोट का अधिकार हमें मिल गया। वोट के मामले में तो हम लोग सब बराबर हो गए, चाहे राष्ट्रपति वोट देता है, चाहे प्रधानमंत्री वोट देता है, चाहे कोई गरीब वोट देता है, सबका वोट एक वोट बराबर बराबर दिया जाता है। सबका वोट वन मैन वन वोट वन मैन, सबका वोट बराबर हो गया। लेकिन साथियों, कभी आपने सोचा इस बात को कि वोट के मामले में तो हम बराबर हो गए, लेकिन जमीन के मामले में आज भी हमको समान अधिकार नहीं मिला। किसी के पास 1000 एकड़ जमीन तो किसी के पास 2000 एकड़ जमीन, किसी के पास 5000 एकड़ जमीन और गरीबों के पास 1 डिसमिल जमीन भी हमारे देश के अंदर नहीं है। हमारा गरीब तक इस अधिकार की बात हम कर रहे हैं, इस अधिकार की बात कर रहे हैं और ये सरकार गरीबों को अधिकार नहीं देना चाहती है। हम लोगों ने 1 एकड़ जमीन का आंदोलन चलाया। हम लोगों ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि हर गरीब भूमिहीन को 1 एकड़ जमीन दिया जाए। तो जब ये सवाल रखा तो कई लोगों ने कहा कि निराला जी 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन आएगा कहां से? तो 1 एकड़ जमीन आएगा कहां से? मुझे मालूम, हमारे रिसर्चर बैठे हुए लोग। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है कि आज भी भारत के अंदर इतनी जमीन है कि अगर भारत सरकार ईमानदारी से जमीन सबको बराबर बराबर बांटे तो सबके हिस्से में 3.5 एकड़ आ जाएगा। हम तो 1 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट है, ये श्रवण कुमार निराला की रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। और आज के सामने क्या है? सरकार बजेठिया 1000 एकड़ जमीन, राजा बलरामपुर, राजा सोहरनगढ़, राजा सुरमासी, राजा सिसुमा स्टेट, बरही स्टेट और कोंकणी राज, राजा पटौना, ये सब राजा बन गए लोकतंत्र में। जब सब बराबर हो गए, संविधान कहता सबको हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, तो नहीं मिला। इसलिए हमको 1 एकड़ जमीन की बात करनी पड़ रही है। और बगल का राज्य तेलंगाना की सरकार ने अभी वहां के गरीब भूमिहीनों को 3-3 एकड़ जमीन खरीद करके दिया। कोई गलतफहमी भी मत वाले, मैं जमीन छीनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जमीन कह रहा हूं सरकार से आप खरीद करके दीजिए। लाखों एकड़ जमीन खरीद करके आप पूरे देश भर में 4 लेन रोड बना सकते हैं। 5 गुना दाम देकर जमीन खरीदते हैं और पूरे देश भर में लाखों एकड़ जमीन खरीदते हैं। लाखों करोड़ रुपया लगा करके अमीरों की गाड़ी दौड़ने के लिए आप सड़क
के लिए जमीन खरीद सकते हैं तो गरीबों को देने के लिए जमीन क्यों नहीं खरीद सकते? सरकार के सामने सवाल है। और सरकार चाहे तो कोई मुश्किल काम नहीं। तेलंगाना की सरकार ने, भारत का ही एक राज्य है, तेलंगाना की सरकार ने 3-3 एकड़ जमीन दिया। पढ़े लिखे नौजवान है, गूगल पे डालिएगा मिल जाएगा सबको। 3.5-3 एकड़ जमीन खरीद के दिया वहां की सरकार ने। यहाँ की सरकार छात्रवृत्ति बंद कर रही है और तेलंगाना की सरकार ने क्या किया? 25 लाख रुपया दिया वहां के दलित गरीबों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। ये तेलंगाना की सरकार ने किया। तो ये सवाल है कि ये हमारे अधिकारों की बात हो रही है, ये सरकार हमारा अधिकार नहीं दे रही। यूसीसी के नाम पर आज डराया जा रहा है मुसलमानों को। डॉक्टर साहब ने बहुत मार्मिक बात कही। यूसीसी के नाम पे, सीए के नाम पे आज मुसलमानों को डराया जा रहा है और बाकी लोग इसलिए खुश हो जा रहे हैं कि अरे यूसीसी इतना मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के खिलाफ है। आश्चर्य है, आप ये बात समझ नहीं रहे। वो कह रहे हैं यूसीसी के नाम पे, कह रहे हैं एक देश एक विधान। वो कह रहे हैं एक देश एक विधान। जब एक देश एक विधान की बात कर रहे हो, यूसीसी की बात कर रहे हो, तो आपको लगा मुसलमान टारगेट पे है। मुसलमान टारगेट पे नहीं है, भरा में मत रहिए। इस टारगेट में दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, मारा जाएगा ये। और मारा जा रहा है। मणिपुर घटना उदाहरण है, मणिपुर का जो घटना है वो उदाहरण है। ये जो यूसीसी है, जो एक देश एक विधान की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है मुसलमान के खिलाफ है। ये एक देश एक विधान के क्रम में कहेंगे कि जब एक देश एक विधान का आपको आरक्षण कैसा भाई? वो भी तो स्पेशल प्राविधान है ना। वो कहेंगे आपको आरक्षण क्यों दे? सब लोग एक जैसे रहेंगे। लेकिन हम भी उनसे कह रहे हैं यूसीसी ला रहे हो, ले आओ, एक देश एक विधान कर दो ना। जब एक देश एक विधान, तो किसी के पास 1000 एकड़ जमीन क्यों रहेगा? किसी के पास 1 डिसमिल की जमीन नहीं है। सबको जमीन बराबर बराबर बांट दो, फिर फैसला किया जाएगा। भाई एक देश एक विधान, तो एक देश एक नियम एक कानून बनाओ ना। सबको जमीन बराबर बराबर बांट दो। अगर यूसीसी के एक देश एक विधान की बात कर रहे हो तो गरीबों की शिक्षा कहाँ हो रही और अमीरों की शिक्षा कहाँ हो रही? एक देश एक समान शिक्षा कर दो। एक देश एक समान शिक्षा तो कर नहीं रहे। गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, और अमीर का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, ट्यूशन वाला पढ़ाई पढ़ता है और फिर नीट की परीक्षा भी क्वालिफाई करता है। क्यों? उसकी सुविधाएं मिलती है। और चिकित्सा के नाम पे गरीब जाता है सरकार नगर ब्लॉक में, अगर दवाई कराने तो वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, एक्सरे भी नहीं हो पाता है। और अमीर बीमार होता है जानते कहाँ? हवाई जहाज से दिल्ली में जाता है, एयर एम्बुलेंस से आता है। अभी एक सांसद बीमार हो गया तो एयर एम्बुलेंस से भेजा गया। तो कितने गरीबों को आप एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजते हैं? तो एक देश एक शिक्षा करो, एक देश एक जैसा सबको समान जमीन दे दो। हम कहते हैं एक देश एक सबको एक जैसा चिकित्सा दे दो। तो ये बात नहीं कर रहे। लेकिन साथियों, मैं बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप इस बात को समझिए कि जो यूसीसी और सीए, इसका निशाना दलित और पिछड़ा मुसलमान बात में है, लेकिन दलित पिछड़ा आदिवासी है। मणिपुर में क्या हो रहा? आजादी के बाद आंखें झुक गई साथियों, ऐसी घटना कभी देखा नहीं क्या। बेटियों को नंगा करके सरेआम घुमाया गया। इंसानियत कहां चली गई? मर गया आदमी का इंसानियत, जानवर से भी बदतर हो गया। कोई दस से आ जाता है, किसी को गोली मार के बात समझ में आता है। लेकिन बेटियों को किस तरह से नंगा करके सड़क पर घुमाया गया है, उनकी आड़ में पूरे देश के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों की बेटियों को नंगा कर दिया गया है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कब समझेंगे? ये लड़ाई है साथियों, लड़ना पड़ेगा और इस सम्मान की लड़ाई है। और फिर मैं कह रहा हूं कि दुखिया दुखिया भाई भाई मुसलमान को दिखा रहे मार रहे दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, तो वो भी दुखिया, हम भी दुखिया। हम एक साथ मिल जाए आज नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सब लोगों को एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ना होगा। और जो जमीन की लड़ाई है, डॉक्टर साहब गवाह, 1 लाख से ज्यादा लोग 17 दिसंबर को इकट्ठा हुए थे। 1 लाख से ज्यादा लोग गोरखपुर में, मुख्यमंत्री के शहर में। हम लोग जब खड़ा हुए तो पूरा प्रशासन नतमस्तक था, वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। एसएसपी बोलता है मेरा कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमने कहा कि आपकी औकात नहीं है जो हमको रोक पाएंगे। और हमने कहा कि एसएसपी बोला कि हम आपकी गाड़ी आगे नहीं जाने देंगे। तो हमने कहा क्या करेंगे? तो हाथ के बेचारा तो कहता है कि गाड़ी का आगे सो जाएंगे। हमने कहा
धोने की जरूरत नहीं है। ये जो महिला हमारी माताएं बहन उठाकर फेंक देती, इज्जत बचाओ, ट्रैफिक जीरो करो, और मैं कमिश्नर के यहाँ मांग करूंगा, मैं जाऊंगा। फिर मैं गया। अब ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती, 17 दिसंबर को रैली किया, सरकार के सीने में हमारे रैली, वो आंदोलन सीने में तीर की तरह धस गया साथियों। और 26 दिसंबर को गोरखपुर में हमारा घर अचानक 400-500 पुलिसकर्मी घेरते हैं, एडीएम एसडीएम तहसीलदार सारे लोग घेरते हैं, और 26 जनवरी को हमारा घर सील कर दिया गया। हमारा घर इसलिए सील किया गया कि जो जमीन का संवैधानिक अधिकार सरकार रोक नहीं पाएगी। सरकार डराने की कोशिश कर रही थी। जब सारे अधिकारी हमारे घर पहुंचे, मैं भी घर पहुंचा जब, तो बोलते हैं कि निराला जी आपने इतनी बड़ी रैली की, पैसा कहां से लिया? वो हमसे हिसाब मांगे। हमने कहा कि भाई जैसे आपकी रैली होती है, जो आप वहाँ पे सफाई कर्मी आंगनबाड़ी किसको पैसा देकर के ले आते हैं, वो रैली ऐसी नहीं कि वो गरीबों के हक की रैली थी। भाई जमीन, हमको तो पहले ये नहीं समझ में आ रहा है कि रैली होती है तो आप रैली का हिसाब मांग रहे हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि रैली में पैसा कहाँ लगता है, ये बता दीजिए। भाई एक मुद्दा है जमीन का, गरीबों का मुद्दा, हमने उस मुद्दे पे गरीबों को जागरूक किया। और कोई बड़ा, मैंने कह दिया 17 दिसंबर को आना है, ज्ञापन देना है, कमिश्नर को भेजना, लाखों लोग आ गए। तो वो जो लाखों लोग आए, कोई बस्ती से आया, तो कोई बड़ागंज से आया, कोई देवरिया से आया, तो किराया अपना दिया। मुझे तो मालूम ही नहीं कि बड़ागंज से कितना किराया लगा, तो किराया वो अपना लगा के आए, मेरा पैसा तो लगा नहीं। और जब मैं गोरखपुर में एक जगह इकट्ठा किया तो कमिश्नर कार्यालय से पैदल मार्च किया, तो पैदल करने का भैया पैसा लगता नहीं है, 2-4 बैनर दिखाई दे रहे होंगे, तो आज तो 100 रुपये का तो बैनर बनता है, तो 20 बैनर बना, तो 2000 मित्रों ने हमारा सहयोग कर दिया। तो हिसाब किस बात का? लेकिन कह रही आपका घर सील किया जाएगा। खैर वो घर सील किए, कहानी और भी हुई। मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से 10 दिन के अंदर अपना घर छुड़ा गया। तब फिर मैं अपने घर में भयंकर डरती में घर से बाहर। तो साथियों, ये जो लड़ाई है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं आभारी हूँ डॉक्टर साहब से। और बहुत सारे पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई सवाल करता है कि लोकसभा चुनाव, कोई सवाल करता है कि गठबंधन। भाई चुनाव बाद में, समाज पहले है। समाज पहले है। हमारा जो संवैधानिक अधिकार, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो तो बात की बात है। यहाँ मुद्दे के सवाल पर हम एक साथ हैं, हम दुखिया भाई हम एक साथ हैं, तो आप भूमिका दूसरा बना रहे हैं। लेकिन याद रखो, लोग शोषित वंचित एक साथ आ रहा है, एक साथ आ चुका है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और आप सभी लोगों को मैं एक बार पुनः न्योता दे रहा हूँ, हम लड़ रहे हैं। अगली हमारी योजना जो है वो 10 अक्टूबर को हम गोरखपुर में जमीन के अधिकार पर, जब जमीन के अधिकार पर डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन करेंगे। और साथियों, ये हम लोगों का संकल्प है, 10 अक्टूबर को जब आएंगे तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग गोरखपुर में कमिश्नर कार्यालय पर घेरा डालेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार अब रोक नहीं पाएगी। और हम लोगों ने नारा दिया है, जमीन मिलेगा तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे, सरकार को झुका के। साथियों, ये हमारा फैसला है, ये आगे का हम लोग का कार्यक्रम है। बाकी डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में, इनके निर्देशन में, और भी हम लोगों ने समाज को जोड़ने के लिए, समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए और भी आगे का कार्यक्रम बनाया है, जो आगे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों ने इतना समय दिया, काफी देर से आप लोग हैं, पूरी तन्मयता के साथ आप लोगों ने सुना। हमारे सभी गार्जियन, हमारे सभी अभिभावक यहाँ पर मंच पर आसीन हैं, आपने हमारे सभी वक्ताओं को सुना। सभी लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कही है, इसलिए आप सभी लोगों ने इतना समय दिया। मैं आभारी हूँ अपने अतिथियों का, और विशेष तौर पे मैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब का आभारी हूँ कि आपने आपका समय बहुत ही अमूल्य समय है। निश्चित तौर पर आपकी व्यस्तता बनी रहती है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आपका दौरा रहता है। इतने आपने अपने देश की समय से हमको निकाल करके हम लोगों को समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ। और आप सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ साथियों का